हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे बच्चों, बहुत बढ़िया यार। आई होप सभी को मेरी आवाज तो आ ही रही होगी, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने अपना एकदम से स्टार्टिंग कर दी है 12th क्लास की और एकदम सही टाइम वेस्ट ना करते हुए। कई बार ना ऐसा होता है यार कि 11वीं के बाद लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा सा गैप ले लेते हैं और 12th क्लास की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा बाद में करते हैं। ठीक है, 12th क्लास की स्टार्टिंग में थोड़ा गैप ले लेते हैं यार, पढ़ाई तो करनी ही है। लेकिन भाई आप लोगों ने जो टाइम चुना है ना, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम। मतलब एक तरीके का सबसे बढ़िया टाइम, क्योंकि देखो जितना ज्यादा हम गैप लेंगे बेटा, उतना ज्यादा हम लोगों के जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो हम भूलते जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस कम होती जाएगी और हम लोगों को लगेगा कि यार 11वीं में जो थोड़ा बहुत पढ़ा था वो तो सारा दिमाग से निकल ही गया है। ठीक है, अब 12th क्लास की बात है भाई, खास तौर पे तो 12th क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे और इनमें से हो सकता है कि कुछ पुराने बच्चे होंगे हमारे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नए बच्चे होंगे, जिन्होंने का मान लो कि 11वीं क्लास के में कुछ खास पढ़ाई नहीं करी या बहुत दिनों बाद सुना कि भाई आईआईटी कर सकते हैं, इसलिए 11वीं उनकी बर्बाद हो गई। ठीक है, या हो सकता है कि किसी बच्चे ने यही सोचा हो कि 12th में हम आईआईटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये कहानी है बेटा टोटल। ठीक है, ये कहानी है टोटल। हर तरह का बच्चा आप लोगों को मिलेगा और मैं आप लोगों को हर तरह के बच्चे की एक समाधान बता देता हूं, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मैं आप लोगों को इस तरीके से आगे लेके बढ़ूंगा कि आप लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि 11वीं का कुछ भाग 12th में इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, या 12th जिनकी 11th बढ़िया है वो तो खैर बढ़िया है ही, लेकिन अगर किसी की मिसिंग भी है तो आपको ये नहीं लगेगा कि भाई 11वीं मिस कर दी तो हम लोग आईआईटी की शुरुआत 12th से नहीं कर सकते, लक्ष्य वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, प्रणाम प्रणाम दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं भाइयों। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई जो आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, अब देखते रहो भाई क्या है वो बात। अरे यार ये तो मैंने, एक सेकंड देना बेटा। ओके, ऐड नहीं हुई शायद, अब ठीक। हाँ भाई, अब देखो बेटा। ठीक है, देखो भाई, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल 11वीं के हिसाब से पढ़ाऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा नहीं कि आप 12th क्लास में आए हो। ठीक है, आपको लगेगा नहीं कि क्लास 12th में आए हो। ठीक है, बिल्कुल 11वीं की तरह। सबसे पहले मैं एक एक चीज इंपॉर्टेंट इसलिए बता देता हूं बेटा, क्योंकि पिछले सालों ना इस कॉन्सेप्ट से, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आता है बाहुबली कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा लास्ट ईयर में जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, बाहुबली कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन किए थे सांद्रताओं के, और यानी विलेनों के क्वेश्चन किए थे। तो वो सारे के सारे जो विलेनों के क्वेश्चन हमने किए थे ना बेटा, वो अब बहुत सारे आएंगे। और मैंने ये भी बोला था कि 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा विलियन करके, वहां पर इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रति साल यानी हर एक क्वेश्चन, हर एक साल जो है किसी ना किसी शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, सलाम दोस्तों, सलाम दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा, देखो, भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, भौतिक गुणों के बारे में, इससे आसान चीज मैं 11वीं में भी यहीं से स्टार्ट करता था और 12th में भी यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये 12th क्लास है ही नहीं, तो 11वीं जैसी है यार। ठीक है, और जिनको लगता है कि 11वीं बर्बाद है, उनको ये पता लग जाए कि 11वीं की चीजें सर करवा के चल रहे हैं। ओके भाई, अब देखो भाई, भौतिक गुण की बात करूं तो दो प्रकार के भौतिक गुण होते हैं दोस्तों। एक होता है योगात्मक भौतिक गुण। क्या होता है बेटा? योगात्मक भौतिक गुण। ठीक है, योगात्मक भौतिक गुण। अब आप लोग सोचोगे यार ये जो योगात्मक भौतिक गुण है इसका मतलब क्या है। ठीक है, योगात्मक भौतिक गुणों का अर्थ क्या है भाई, मतलब क्या है। देखो बेटा, हमारे आसपास ना छोटे छोटे गुण होते हैं, जैसे द्रव्यमान, दाब, तापमान, ठीक है, क्षेत्रफल, बल, ठीक है, या भाई ऊर्जा, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ भौतिक गुण होते हैं जिनको आप लोग मापते हो, आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। अब बात आती है योगात्मक भौतिक गुण की, तो बिल्कुल फिजिकल, मतलब ये समझिए कि आपकी लाइफ में जो आप लोग दिनचर्या करते हो, जो डेली लाइफ में जीते हो ना,
उसका भी जो भौतिक गुण है उसका संबंध है। क्लियर? आप कहोगे सर कैसे भौतिक गुण से संबंध है भाई? ठीक है, कैसे बेटा? बेटा ये पहली क्लास है, ये यूट्यूब पर रहेगी, बिल्कुल मुफ्त रहेगी, सभी बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगी, सब बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। मान लो आप मार्केट से जा रहे हो, मान लो आप मार्केट में जा रहे हो, अचानक आपकी मम्मी का फोन आया और कहने लगी हेलो हेलो, अरे नंदन बेटा, नंदन महावर, हाँ। तो आप कहोगे हाँ मम्मी बोलिए। अरे बेटा आज आपके पिताजी का थोड़ा मूड बना हुआ है, थोड़ी बारिश वारिश हुई है, तो एक काम कर लेना, एक पकौड़ी खाना चाहते हैं, पकौड़ी का मूड बना हुआ है, तो एक काम करना, वो जो तुम झोला ले गए थे उसमें 5 किलोग्राम आलू ले आना, क्योंकि छोटे मोटे में इनका काम नहीं होगा। ठीक है, तो भाई उसमें क्या हुआ दोस्तों? बिल्कुल बेसिक से चलेगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से। अब मान लो तुम लोग, तुम्हारे मम्मी का फोन आया कि 5 किलो आलू लेके जाने तुम्हें मार्केट से, और तुमने 5 किलो आलू लिए और अपने झोले में डाल लिए। पूरी बात सुनना, आगे चले। आगे चलते 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 किसी का फोन आ गया, और फोन आया पता है कैसे? हेलो, आप क्या कहोगे? हेलो, आज ना मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा है। और तुम क्या कहोगे? अच्छा जलेबी खाने का मन कर रहा है, ओ जलेबी बेटा मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो फिर नहीं, थोड़ी जलेबी नहीं, 1 kg, 1 किलोग्राम जलेबी। तो भाई अब भाई कहीं रूठ ना जाए, तो इसीलिए तुम क्या सोचोगे? तुम जाओगे हलवाई की दुकान पे, आप कहोगे कि हलवाई भैया ठीक है 1 किलोग्राम जलेबी पैक कर देना। अब तुमने क्या करा कि 1 किलोग्राम जलेबी पैक करवाई, पैक करवाने के बाद वो भी अपने झोले में डाल ली, है ना। अब मेरा आप लोगों से एक सिंपल सरल प्रश्न है, वो क्या है भाई? मेरा सिंपल सरल प्रश्न ये है कि आपके झोले में कुल द्रव्यमान कितना हुआ? 5 किलो आपने आलू खरीदे थे, 1 किलोग्राम आपने जलेबी उसमें डाल दी, ठीक है। और सकता है और भी आप ले लो, लेकिन अभी मैं केवल 2 ही चीज के बारे में बता रहा हूं भाई, कि आपके झोले में कुल कितना द्रव्यमान है। आंसर चाहिए मुझे। पहली क्लास बेटा यूट्यूब पर होती है, बाकी अन्य क्लासें आपकी मेरी ऐप पर होगी, ठीक है। 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, वाह जी वाह, गजब आंसर आ गया दोस्तों। इसका मतलब आप लोग खुद सोचिए कि द्रव्यमान एक किस तरह का भौतिक गुण है। ऐसा गुण है ना जिसको जोड़ा जा सकता हो, ऐसा गुण है ना बेटा जिसको जोड़ा जा सकता हो। यार कमाल हो गया। इसका मतलब है द्रव्यमान इस कैटेगरी में आता है भाई, द्रव्यमान इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। द्रव्यमान इस कैटेगरी में आता है जिसको जोड़ा जा सकता हो। अब बताइए आगे, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान लीजिएगा एक पराठे में 500 जूल ऊर्जा है। कितनी है? 500 जूल ऊर्जा। और तुम सुबह ही सुबह उठे, मम्मी ने कहा अरे बेटा पराठे बना रही हूं आलू के, खाएगा? तुरंत हाँ मम्मी, बहुत दिन से सूखी रोटी खाते हुए हो गया, बहुत दिन से ये दाल चावल खाते हुए हो गया, आज जो है आलू के पराठे बन रहे हैं, बहुत थैंक यू। तो भैया तुमने जो है ना एक आलू के पराठे में 500 जूल ऊर्जा है, आपने खाए 4 आलू के पराठे। अब मुझे बताओ आपकी बॉडी के अंदर यानी शरीर के अंदर कितनी जूल ऊर्जा चली गई अगर आपने 4 पराठे खाए हैं तो, और एक पराठे में 500 जूल ऊर्जा है। सोच के बताओ, सोच के बताओ बेटा। बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे बाबू, बाबू तो नहीं कहेंगे ना, पिट विट देंगे हम तुमको। आप कहोगे मम्मी ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेंगी हमसे तो भाई 200 जूल ऊर्जा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा वो भी क्या है बेटा हमारे पास योगात्मक भौतिक गुण है। ऊर्जा को भी जोड़ा जा सकता है, ऊर्जा को भी जोड़ा जा सकता है। यस और नो? आप कहोगे हाँ सर ऊर्जा को भी जोड़ा जा सकता है। अब आपने एक चीज और देखी होगी, ऑब्जर्व करी होगी दोस्तों, हमारे आसपास का एक पड़ोसी देश है, मान लो चाइना है,
और चाइना जो है आसपास के जो देश होते हैं उनका थोड़ा 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 क्षेत्रफल कब्जाता रहता है ना। फिर उसने अपना कब्जा, अपना जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा लिया। ठीक है, तो आप ये सोचो कि कभी उसने 1 बीघा जमीन कब्जा ली, कभी उसने 2 बीघा जमीन कब्जा ली, कभी उसने 1000 बीघा जमीन कब्जा ली, कभी उसने 10,000 बीघा जमीन कब्जा ली। ऐसे वो क्या कर रहा है, जमीन के क्षेत्रफल को कब्जाता जा रहा है। अब उसके कब्जाने से उसका खुद का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब यह होता होगा कि क्षेत्रफल को भी जोड़ा जा सकता होगा। एक तो उदाहरण ये समझिएगा, आप मान लो भाई किसी बच्चे को ये पता ही नहीं है कि चाइना है कहां, किसी बच्चे को ये पता ही नहीं कि भाई पता नहीं कहां कब्जा ली यार, है ना। देखो, मान लो बेटा तुम्हारे पास, तुम्हारे पिताजी के पास 10 बीघा जमीन है, उन्होंने अभी खरीदी है 5 बीघे जमीन और। अब तुम्हारे घर पे कितनी जमीन हो गई भाई, पहले 10 बीघा जमीन थी, 5 बीघा जमीन उन्होंने और खरीद ली, अब कितने बीघा हो गई भाई। अब तुम्हें पता लग जाएगा, आप कहोगे अरे सर बात तो सही है, अब हमारे घर में ना 15 बीघे जमीन हो गई है ना, पापा बहुत मेहनत करते हैं, किसान है हम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया बेटा कि जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, भूमि का कह लो या किसी भी चीज का कह लो, क्षेत्रफल जो होता है वो भी जुड़ने वाला भौतिक गुण है। ठीक है, वो भी जुड़ने वाला भौतिक गुण है, यानी क्षेत्रफल भी इसी कैटेगरी में आता है। अब तुमने कई बार ऐसा देखा होगा, ठीक है, जब कभी भी आप स्कूल में जाते होंगे, ठीक है, स्कूल में जाते होंगे तो कई बार तुमने सुनी होगी कि बड़े बच्चों में लड़ाई हो गई, होती है ना, कई बार बड़े बच्चों में लड़ाई हो गई। अच्छा, उनका कोई कारण पूछे कि भाई क्यों लड़ाई हुई, कि भैया कुछ हो गया था, मैटर आपको पता नहीं है, हम बता नहीं सकते, वहां पे कुछ बात थी, बस एक रसगुल्ला था, खाने वाले 2 थे तो भिड़ गए आपस में रसगुल्ले के चक्कर में। कई बार होता है ऐसा, स्कूलों में भाई लड़ाई हो जाती है। अब स्कूल में जब लड़ाई हुई तो क्या हुआ कि भाई साहब आपको पता चल गया, मतलब आप भी हो उसमें से, आपकी भी एक पार्टी है, आप भी जो है सोच रहे हो कि भाई आज तो अपोजिशन वाली पार्टी का ना ये हमारा दुश्मन, ये भाई साहब उस कमरे में घुसा हुआ है और उसने लॉक लगाया हुआ है, चारों तरफ से हुआ है। अब तुम्हारा खौफ इतना ज्यादा बेटा, तुम्हारा खौफ इतना ज्यादा कि वो डर के मारे बैठा है, डर के मारे बैठा है। ठीक है, वो एक कमरे में बंद है और तुम उनको पीटने वाले हो। तो तुम लोगों ने क्या काम करा, पहले तो तुम अकेले ही गए, ऐसे करके, ऐसे करके तुम अकेले ही गए और ऐसे करके दीवार तोड़ने, क्योंकि तुमने पिक्चर दे रखी है बेटा एकदम मिथुन चक्रवर्ती टाइप। ठीक है, तुम अगर ऐसे करोगे ना, हो सकता है पता नहीं तुम डस भी लो, लेकिन वैसा पिक्चर में होता है। ठीक है, तुमने सोचा होगा कि भाई आज तो मैं इस दीवार को मुक्के से तोड़ दूंगा, तो पहले तुमने जो मुक्का मारा धुड़ुम, तो भाई साहब फिर तुम्हारा दीवार नहीं टूटी, पता है कैसी हालत हुई, किसी ने देखा तो नहीं भैया, किसी ने देखा तो नहीं। तो इस तरीके से तुम्हें लगेगा कि हमारी इज्जत थोड़ी खराब हो गई है। ठीक है, तो तुम जो इस पर दीवार पर बल लगा रहे थे, सपोज करो 100 जूल का बल तुम्हारे मुक्के ने लगाया, लेकिन दीवार को तोड़ने के लिए चाहिए 2000 जूल का बल, तुम्हारे मुक्के ने केवल 100 जूल लगाए, और भाई इस पूरी दीवार को क्या चाहिए, इसको तोड़ने के लिए 2000 जूल का बल मान लेते हैं। अब तुम एकदम क्या करोगे, अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, अब तुम क्या कहोगे, ओए जो दीवार के मतलब कमरे के अंदर है उसको क्या कहोगे, ओए तू मेरे दोस्तों को जानता नहीं है, ठीक है, मैं एक फोन करूंगा तो ऐसा ऐसा लोग आ जाएंगे, दीवार फोड़ देंगे, ये कमरा नहीं छूटेगा। मैंने कहा यार बात तो खतरनाक है भाई। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तुमने फोन लगाया और फोन लगाते ही बोला, हेलो, हाँ भाई वो स्पाइडरमैन वह है, स्पाइडरमैन बोल रहा है। अरे स्पाइडरमैन भाई, वो तुम कहाँ उधर यूएस में लड़ रहे हो जी, यूएस तो खुद अभी इधर ईरान वीरान के साथ लड़े पड़ा है। तो एक काम कर लो बाबू, तुम अभी फ्री होंगे ना तो इधर हमारा मैटर हो गया स्कूल में, ठीक है, हमारे स्कूल में मैटर हो गया है, इधर आइए और हमें जरूरत है, दीवार तोड़वानी है तुम्हें। तो भाई अमेरिका से जो है सीधा स्पाइडरमैन छू 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 करता हुआ आ रहा है, ठीक है, मटकता हुआ आ रहा है, कूदता फड़कता आ रहा है, फिर वो पता क्या करने आ रहा है, मुक्का मारने दीवार में। ठीक है, दीवार तोड़ने के लिए आ रहा है। अब हुआ क्या तो भाई हुआ क्या कि स्पाइडरमैन ने भी जान लगाई दीवार तोड़ने के लिए, लेकिन आप तो लगा रहे थे 100 जूल ऊर्जा, स्पाइडरमैन बाबू में केवल थी 500 जूल की ऊर्जा, पतला है ना,
बड़ा पतला बॉडी है तो ऐसे ऐसे फुसफुस करता है, ठीक है। तो उसके अंदर केवल 500 जूल की ऊर्जा थी जो वो लगा पाया, दीवार अभी भी नहीं गिरी। फिर तुमने दोबारा फोन किया, ठीक है। अरे तुमसे भी काम नहीं चलेगा, हम सीधा बुलाते हैं। हाँ भाई हलकुआ, हलकू, अरे हलकू भैया इधर आइए ना। अरे इधर बहुत जरूरत पड़ रहा है इंडिया में यार, हमारा मैटर हो गया स्कूल में, और वो लड़का लोग है जो है ना दूसरी पार्टी वाला, वो एक कमरे में बैठा है लोग लग के। आज हमें मौका मिल गया, हमने घेर लिया इनको। अच्छा तो हलकू भैया टेंशन ना ले, देखो हम आपका चड्डी सिलवा देंगे, टेंशन ना लीजिए। आने जाने का किराया भी देंगे, और आपका जो चड्डी है ना, चड्डी, वो चड्डी को भी हम सिलवा देंगे। इधर बहुत कपड़ा है इंडिया में। हाँ हाँ, अरे कॉटन का पूरा एकदम फसल होता है जी, आओ आओ। तो भाई साहब अब क्योंकि हल्कू को तो देखो एक ही चीज चाहिए, हल्कू को कभी ना तो ऊपर वाले कपड़े चाहिए, ठीक है, और ना कुछ, बॉडी बढ़िया है भाई की। हल्कू को चाहिए केवल एक कच्छा, भाई साहब है ना, एक को क्या बोलते उसको, शॉर्ट चाहिए उसको। हल्कू भैया आ गए। अब हल्कू के अंदर थी कम से कम 1500 जूल की ऊर्जा। अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी 100 जूल की ऊर्जा, स्पाइडरमैन की 500 जूल की ऊर्जा, और हल्कू भैया की 1500 जूल ऊर्जा जो है वो कुल मिलकर इस दीवार पे लगेगी और इस दीवार को तोड़ देगी। तोड़ने के बाद तुम अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ोगे, बहुत छुपा बैठा था, धुरुम धुरुम धुरुम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार मुझे एक बात बताओ, उस दीवार पर कुल कितना बल लगेगा? 100 जूल आपने लगाया, 500 जूल स्पाइडर मैनवा ने लगाया, और 1500 जूल हल्कू ने लगाया। बताइए टोटल कितना लगेगा जी? आजकल तो हल्कू इंस्टाग्राम पे भी घूम रहा है, वो कहता है ना जी मैं हल्कू हूं रे, ठीक है। 21 जूल, बहुत बेहतरीन यार। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों को यह फील हुआ, जैसे भी आपने आंसर दिया, आपको पता है कि जो बल है ना, जो बल है वो भी जुड़ने वाला गुण है। अब हम तुमको एक बात बताते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा है, ठीक है। कभी कभी हम तो आप गए होंगे ना शादी वादी में, कभी ऐसा देखा होगा ना, हम अब नाम नहीं लेंगे, ठीक है, उसको कलयुग में काफी लोग उसको गलत मानते हैं और होता भी है, ठीक है। मान लेते हैं जी एक गिलास है, एक गिलास है, गिलास में एक पदार्थ है, और वो जो पदार्थ है ना उसको कलयुग में लोग अमृत भी कहते हैं, और बाकी हिंदी में बोले तो, अंग्रेजी में बोले तो इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक पदार्थ है, उसको एक गिलास में लिया, उसका 30 ml, क्या लिया? 30 ml। और मुझे एक बात बताएं, उसमें 170 ml पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद जो गिलास का कुल आयतन होगा वो कितना होगा? 30 ml पदार्थ, ठीक है, और 170 ml जल। अगर हम उसको अंदर घोलेंगे तो कितना आयतन होगा जी? 200 ml होगा। वाह यार तुम तो कमाल हो गए। अच्छा कई बार तुमने ये देखा होगा, दूधिए का नाम सुना है जो दूध देता है गांव में? हाँ हाँ, पहले जो है वो राजदूत पे आते थे, वो डिपेंड करता है, कभी कभी साइकिल पे भी आते थे, ठीक है। वो इधर बड़ी बड़ी बाल्टिया टाइप की कैन लेके आता, उसी की बात कर रहे हैं। तो बाबू लोग तुमको पता है, अगर उनकी कैन में 15 लीटर दूध है और उसने 10 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल जो दूध बनेगा कैन में वो कितना लीटर बनेगा जी? बताइए कितना बनेगा जी, बताइए। हाँ सिंपल बात है, आयतन की बात कर रहे हैं हम लोग। 15 लीटर दूध था, 10 लीटर पानी मिलाया, कुल कितना आयतन बनेगा जी? अच्छा, आप कहोगे सर 25 लीटर बन जाएगा, इसका मतलब आयतन भी योगात्मक भौतिक गुण है। अच्छा तो भाई आयतन जो है वो योगात्मक भौतिक गुण है। ऐसे हम करके इसको आदि कर लेते हैं, मतलब आपको ये तो फील हो गया कि जो योगात्मक भौतिक गुण है वो क्या होते हैं, ठीक है। योगात्मक भौतिक गुण क्या होते हैं? अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी भाई, हम बात कर लेते हैं दोस्तों अयो योगात्मक भौतिक गुण।
ठीक है। अयोगात्मक भौतिक गुण का मतलब होता है जिनको जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जिनको जोड़ा नहीं जा सकता, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। अब मुझे इसको थोड़ा फील कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फील कराना पड़ेगा। मान लीजिएगा कि आप लोग जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जो है अभी करंट में आईपीएल तो देखते होंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले मुझे कमेंट में अपनी जो फेवरेट टीम है ना आईपीएल में, उसको मेरे को एक बार बता दो, कौन सी करंट, मतलब आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। फिर उसके बाद अपन भी बताएंगे कौन सी करंट फेवरेट टीम है। बताइए भाई। अमित पासवान, अंजलय, अंजलय, तुम भी आईपीएल देखती हो का? बहुत ठीक, बहुत ठीक बेटा। आज पहली क्लास है और पहली क्लास जो है आपकी यूट्यूब पर रहेगी, सभी बच्चों के लिए फ्री रहेगी। भारत के जितने भी बालक हैं, बालिकाएं हैं, तो यहां पर एमआई के काफी फैन हैं, सीएसके के काफी फैन हैं, विराट कोहली के जी फैन हैं, आरसीबी के भी हैं, आरआर के भी। आग लगा दी भाई साहब आपने तो यार, मतलब आईपीएल के भी काफी फैन लगते हैं हमको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मान लीजिएगा आपकी फेवरेट टीम का मैच चल रहा है आपके घर पे, ठीक है, और सब कुछ काम वाम छोड़ के पहले आप मैच ही देख रहे हैं। और मैच जब आप बैठे हैं ना कमरे में, टीवी चल रहा है, उस टाइम पर आपके रूम के अंदर कमरे में 6 लोग बैठे हैं। आप कहोगे सर जी 6 लोग कौन कौन? भाई एक तुम्हारी मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, दीदी बैठी है और तुम बैठे हो। 4 तो तुम हुए, और भगवान करे तुम्हारे दादा दादी जी भी होंगे ही, ठीक है, वो भी बैठे हैं। अब मान लो किसी के नहीं है तो भाई 1-2 कम कर लेना, लेकिन हम बता रहे 6 लोग बैठे हैं अभी तुम, ठीक है। मान लो तुम एक कमरे में 6 लोग बैठे हो और कमरे का जो तापमान है, मैं तुमसे पूछा दादाजी हवा में प्रणाम, ए दादाजी हवा में प्रणाम, एक बात बताइए आपके पास कितना डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है? तो दादाजी एक बार खुजलेंगे, फिर सोचेंगे जी टेम्परेचर क्या होता है जी? तो मैं उनको बोलूंगा जी टेम्परेचर नहीं, तापमान पूछ रहे हैं, तापमान। हम समझ गए आपका बालक जो है वो हिंदी मीडियम से पढ़ता है। हाँ बताइए आपके पास कितना तापमान हो रहा है? तो दादाजी बोले कि भैया तापमान, तापमान तो मेरे पास 25 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। हाँ आई एम कूल, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट ही हूं। और दादी जी से पूछा कि दादी हवा में प्रणाम, दादी हवा में प्रणाम, कैसी हो? तो दादी बोली यार हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हमने उनसे भी पूछा कि आपके पास जो तापमान है वो कितना हो रहा है? तो दादी बोली अरे बेटा आज गर्मी तो नहीं लग रही है, कल ना बारिश हो गई थी तो हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि 25 डिग्री का तापमान होगा। तुम्हारे पास भी 25 डिग्री का होगा, तुम्हारी दीदी के पास भी 25 डिग्री का होगा, मम्मी के पास भी 25 डिग्री का होगा, पापा के पास भी 25 डिग्री का होगा। अब मुझे बताइए कमरे में तुम 6 लोग, तो कमरे का तापमान कितना होगा? बताइए जरा, सोच कर बताइएगा ना। कल से हम भी एकदम उसमें जोन में चल रहे हैं, सरपंच बन गए हैं ना। बहुत सही। बाबू बाबू लोग तुमने ये क्यों नहीं किया कि तुम्हारी दादी के पास 25 डिग्री था, दादा के पास 25 डिग्री था, मम्मी के पास 25 डिग्री था, पापा के पास 25 डिग्री था, दीदी के पास 25 डिग्री था, आपके पास 25 डिग्री था, जोड़ के कहे नहीं बताया कि 300 डिग्री तापमान था? और 1-2 बच्चा तो बोला भी रहे 300 डिग्री। ओ बेटा 300 डिग्री टेम्परेचर अगर हो गया ना तुम्हारे कमरे का, तो पता नहीं तुम्हारे अंदर कहां कहां से धुआं निकलेगा, चेक कर लेना आगे पीछे, समझे? टेम्परेचर ऐसी चीज है जिसको जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। टेम्परेचर ऐसी चीज है। अच्छा 150 डिग्री, एक तो 300 बता रहा था, 150 पे आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा 25 ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा तापमान क्या होता है, सभी के लिए समान होता है। तापमान क्या होता है, सभी के लिए समान होता है। तापमान को जोड़ा नहीं जा सकता। अगर आपके पास 25 है तो सबके पास 25 है, वो मात्रा पर निर्भर नहीं करता।
तो तापमान एक ऐसा भौतिक गुण हुआ सॉरी भाई, हाँ, तापमान ऐसा भौतिक गुण हुआ जिसको जोड़ा नहीं जा सकता। अब इसी प्रकार का एक और भौतिक गुण है, वो है दाब। आप लोगों को पता होगा हमारे आसपास हवा होती है, जल वाष्प होती है यानी नमी होती है, वातावरण होता है। वो वातावरण हमारे ऊपर एक दाब अध्यारोपित करता है, ठीक है, या आरोपित करता है, जिसका नाम, पहले तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, आपको पता भी है ना कि वायुमंडल हमारे ऊपर एक दाब लगाता है, और कितनी दाब लगाता है कमेंट बॉक्स में बताना जरा एक बार। वायुमंडल बेटा कितना तापमान लगाता है बेटा? अभी सब कुछ बताऊंगा मैं, कॉपी आपको फिजिकल केमिस्ट्री की एक बनानी है, ठीक है, और एक नोटबुक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बनानी है। दो नोटबुक का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंसर चाहिए मुझे कि वायुमंडल हमारे ऊपर कितने कितने वायुमंडलीय दाब लगाता है, हम जानना चाहते हैं ना। एक एटीएम आया है आंसर, एक एटीएम, एक एटीएम, एक एटीएम, इसका मतलब है यार समझदार हो आप लोग तो, बहुत बढ़िया भाई। और आप मान लीजिएगा कि जिस कमरे में आप अपनी फेवरेट टीम का मैच देख रहे हैं ना, मान लो विराट कोहली खेल रहा है, तुम देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर भी आता है कभी रन चेज करने का, पर वो प्रेशर अलग होता है, समझे। एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है तुम पे, एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है तुम्हारी दीदी पे, एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है बेटा किस पर, तुम्हारे मम्मी पे, एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है तुम्हारे पापा पे, और एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है तुम्हारी दादी पे, एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है तुम्हारे दादाजी पे। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जोड़ के बताएंगे कि हमारे कमरे में जो है 6 वायुमंडलीय दाब लग रहा है, नहीं। दाब ऐसी चीज है सब पे बराबर लगता है, दाब को आप जोड़ नहीं सकते, ठीक है, वो संपूर्ण पदार्थ पर समान लगता है। इसका मतलब है कि दाब भी इस कैटेगरी में आता है। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है, किसी ने कभी दूध निकलते हुए देखा होगा, दूध पिया होगा, ठीक है, और मान लो एक दिन ऐसा हुआ कि तुम्हारी गाय ने या भैंस ने, ठीक है, गाय ने या भैंस ने दूध दिया 5 लीटर, और 5 लीटर में से 1 लीटर तुम पी गए। जब वो 5, ठीक है, तो जो आपको पता है कि दूध के अंदर फैट भी होता है, दूध के अंदर पानी भी होता है, ये सब लोग जानते हैं। मान लो दूध जब 5 लीटर था, तुमने 2 लीटर पी लिया, अब जो बचा हुआ दूध है 3 लीटर, मुझे बताओ उसके अंदर जो फैट और पानी का अनुपात होगा, ठीक है, या गाढ़ापन जिसको कहते हैं, कि भाई जब 5 लीटर था तो दूध का गाढ़ापन ये था। ऐसा तो नहीं कि तुमने 2 लीटर पी लिया, जो बचा हुआ दूध है वो पतला हो गया हो, या और फैट आ गया हो, और सांद्र हो गया हो, वो बोलो, सोच के देखो बेटा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन चलेगा। अब बता दीजिए। जेई की क्लास बेटा आज से ही चालू है, यही आगे चल के रूप लेगी जेई की क्लास का, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं। बिल्कुल सही बात है कि जो सांद्रता है दूध की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, वो सेम ही रहता है। जो घनत्व है दूध का वो समान ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ बेटा, घनत्व और सांद्रता जो है, घनत्व और सांद्रता आदि इस कैटेगरी में आती है। घनत्व और सांद्रता जो है इस कैटेगरी में आती है। अब सांद्रता आप लोगों ने 11वीं क्लास में बहुत सारे प्रकार की सुनी होगी, ठीक है। अब सांद्रता में बेटा मोलरता भी होती है, ठीक है, मूललता भी होती है, ठीक है, सामर्थ्य भी होती है आदि। ये सभी बेटा जितनी भी प्रकार की सांद्रता होती है सभी बेटा अयोगात्मक भौतिक गुण के अंदर आती है बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अयोगात्मक भौतिक गुण के अंदर आती है। अब क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है ना, अब हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है विलियन, ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है विलियन। अब जो विलियन चैप्टर है इसको आप लोग समझेंगे, ठीक है, इसको फील करेंगे बेटा, विलियन की बात, ठीक है। विलियन एक प्रकार का मिश्रण होता है बेटा, पर विलियन को पहचानना ना सरल भी है और मुश्किल भी है।
जैसे मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर मैं रेत को पानी में मिला दूं, रेत को पानी में मिलाया देखा होगा, मिट्टी को आपने कभी पानी में मिलाया है, ठीक है। मान लो रेत को या मिट्टी को आपने उठा के पानी में मिलाया और पानी में मिलाने के बाद एक मिश्रण तैयार करा, तो मुझे बताइए ये किस प्रकार का विलयन बना, या फिर ये एक विलयन बना भी या नहीं बना। ठीक है, थोड़ा सा रेत था, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रेत था और आपने पानी में मिलाया, थोड़ा सा रेत था और आपने पानी में मिलाया। हाँ, थ्योरी बेटा पूरी पूरी देता चलूंगा, टेंशन ना लो, पूरा बोर्ड कवर करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, पूरा आईआईटी कवर करवाऊंगा, इस चीज का बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। विसमांगी मिश्रण, समांगी आधे बच्चे कह रहे यस बनेगा, आधे बच्चे कह रहे नहीं बनेगा। इसका मतलब कुछ बच्चों को पता है और कुछ बच्चों को नहीं पता। बहुत बेहतरीन है, यही मेरा क्वेश्चन भी था। देखिए भाई, हमारे पास क्या होगा बेटा, अगर कभी ऐसा हुआ, एक होता है हमारे पास ए, ठीक है, ए और प्लस डी, एक हुआ हमारे पास कम मात्रा में, कम मात्रा में, एक हुआ हमारे पास अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, हमने उनको मिलाया। अब जो मिलाएंगे, मिलाने के बाद एक मिश्रण बना, मिलाने के बाद एक मिश्रण बना, लेकिन जो ये मिश्रण बना इसको हम विलयन कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कि विलयन होगा कि नहीं होगा। अब इसकी खास बात क्या होती है बेटा, यदि ध्यान रखना, यदि यदि मिश्रण यदि मिश्रण समांगी, समांगी को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा होमोजीनियस, यदि मिश्रण होमोजीनियस है, अर्थात अर्थात फेज बराबर एक है, तो इसे वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, 1 मिनट देना मुझे, ठीक है, वास्तविक दिखाऊंगा आपको मैं, लाइव देखना आप अभी। हाँ तो भाई देखिए इधर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास जल है, ये क्या है बेटा, हमारे पास जल है, जल, ठीक है, क्या हो गया बेटा, ये जल है, देख रहे हैं, यानी ये वो पदार्थ है जो ज्यादा मात्रा में है, कम में नहीं है, ज्यादा मात्रा में है, ये जल है। अब देखिए भाई, ये इसको देखने पर फेज, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे फेज का मतलब क्या होता है। फेज का मतलब होता है जो देखने पर एक प्रकार का लगे या एक से ज्यादा प्रकार का लगे। अगर मान लो ये हमारे पास जल है, इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, ज्यादा मात्रा में है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब इसमें वैसे तो मैं दूसरा पदार्थ भी घोल के दिखा सकता था, पर मैं तुम्हें बिटाडीन दिखाता हूं, ठीक है, बिटाडीन दिखाता हूं। देखो भाई, ये दूसरा पदार्थ है जिसको हम कम मात्रा में लेंगे, और कम मात्रा में लेने के बाद इसको मान लो हम इसके अंदर घोल देंगे भाई, ठीक है, इसको हमने इसके अंदर घोल दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हमें दिखावट जो है, दिखावट वो एक से ज्यादा प्रकार की लग रही है। पानी वाला भाग अलग दिख रहा होगा,
और बीटाडीन वाला भाग अलग दिख रहा होगा, है ना। बीटाडीन वाला भाग क्या दिख रहा होगा, अलग। ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा थोड़ा पानी है और थोड़ा थोड़ा बीटाडीन वाला भाग है कि नहीं, है ना। अब देखो बेटा, इसकी दिखावट है दो प्रकार की। इसका मतलब ये अभी मिश्रण बना है, विलयन नहीं बना। विलयन कब बनेगा, मैंने इसको अच्छे से घोला। अब मुझे बताओ, अब ये इसकी दिखावट कितने प्रकार की हो गई बेटा, इसकी दिखावट अब कितने प्रकार की हो गई। आप कहोगे सर अब इसकी पूरे के पूरे की दिखावट एक प्रकार की है, एक जैसा दिख रहा है, कहीं से देख लो एक प्रकार का दिख रहा है। यानी जब कभी मिश्रण में दिखावट एक से ज्यादा प्रकार की हो, ठीक है, फेज एक से ज्यादा हो, तो वो केवल मिश्रण कहलाता है। और अगर दिखावट एक हो, समांगी हो, समांगी का मतलब होता है एक जैसा पूरा का पूरा, जहां पर आप विलेय के कण और विलायक के कणों का अंतर ही ना पहचान पाओ, तब उसको हम विलयन कहते हैं, ऐसे विलयन नहीं कहते, ठीक है। तब इसको विलयन कहते हैं, वैसे विलयन नहीं कहते। आशा करता हूं कि आपको इतना बात समझ में आ गई होगी कि ये जो शब्द मैंने लिखा है जिसका फेज एक हो, फेज एक का मतलब होता है दिखावट, ठीक है। फेज एक का मतलब होता है बेटा दिखावट। ये जो आप देख रहे हो ना, फेज एक मतलब दिखावट एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। दिखावट एक जैसी होनी चाहिए, तब उसको हम विलयन कहेंगे, अदरवाइज उसको विलयन नहीं कहेंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, यदि मिश्रण समांगी है अर्थात फेज एक है, तो इसे वास्तविक विलयन कहते हैं। अब यह भी समझना, जो कम मात्रा में है उसको क्या कहते हैं बेटा, विलेय। उसको क्या कहते हैं बेटा, विलेय। और जो अधिक मात्रा में है उसको क्या कहते हैं बेटा, विलायक, ठीक है। और विलेय प्लस विलायक को जब मिला देते हैं तब हमारे पास क्या बनता है बेटा, विलयन। आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी बेटा, यस और नो, है ना। आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी, जो कम मात्रा में है वो विलेय, जो अधिक मात्रा में है वो विलायक, और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको कहते हैं विलयन। विलयन के बारे में हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसका फेज अर्थात दिखावट एक होती है। अब कहानी क्या है, इससे आगे हमें ना विलेय की मात्रा निकालनी होती है, सांद्रता। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होता है कि भाई सांद्रता है क्या। किसी ने बोल दिया सा आधा न द के नीचे र आधा, फिर तय तय पे अगा लट्ठा, सांद्रता। ये है सांद्रता जी, है ना। मतलब उल्लू बनाने के लिए कभी भी हम तैयार रहते हैं और हम मान भी जाते हैं कि हम उल्लू हैं, ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, उल्लू मेरा फेवरेट पक्षी है। पता है क्यों है, उल्लू जब उड़ता है ना तो आवाज नहीं करता है। और आपने देखे होंगे अंटर पंटर कबूतर आवाज बहुत करते हैं, इसीलिए मारे भी जाते हैं। इसीलिए मेहनत आपको इस तरीके की करनी है कि जब आप मेहनत करो ना तो उसका बखान मत करना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। आईआईटी तक पहुंचना है तो आप शांत रहकर मेहनत करिएगा, आपको फल मिलेगा, निश्चित तौर पे फल मिलेगा, समझे। अब देखिए भाई, सांद्रता शब्द है क्या, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी कहानी आएगी। सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है, ध्यान रखना, विलेय की, ये जो विलेय है ना इसकी मात्रा किस किस के सापेक्ष, ध्यान रखना बेटा, किस किस के सापेक्ष, विलेय की विलायक की तुलना में, ठीक है। जैसे हम बोल देते ना कि भाई विलेय की विलायक की तुलना में कितनी मात्रा है, तुलनात्मक रूप होना जरूरी है, अनुपात होना बहुत जरूरी है। या विलेय की विलयन की तुलना में जो मात्रा होती है उसी को हम सांद्रता कहते हैं। आधे बच्चों को यह पता है मोलरता पढ़ लिया, मोललता पढ़ लिया, लेकिन यह नहीं पता सांद्रता शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा सांद्रता का, इसका अर्थ हुआ कि विलेय की, कोई बच्चा कह रहा था मुझे सर जी नोट्स नहीं बनवाते, अरे बेटा ये लक्ष्य बैच है, इसमें पूरा कवर करवा जाएगा फुल डिटेल के साथ। तो विलेय, विलेय की विलायक, या तो विलायक होगा अथवा अथवा विलयन के सापेक्ष मात्रा को, मात्रा को सांद्रता कहते हैं।
सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जिन पदों का प्रयोग करते हैं उन्हें सांद्रता पद कहते हैं। सांद्रता पद। आप सोचोगे सर जी कौन कौन से होते हैं वो सांद्रता पद, ठीक है, वो कौन कौन से सांद्रता पद होते हैं बेटा? तो देखो भाई, उदाहरण के रूप में आप कभी भी विलेय की अमाउंट क्या करोगे? विलायक या विलयन के सापेक्ष पढ़ना, वो सारे सांद्रता पद होते हैं। जैसे कि मोलरता, अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। मोललता, ठीक है, सामर्थ्य, ठीक है, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है, और भाई एक होता है हमारे पास पीपीएम, मोल प्रभाज, जिसको मोल अंश भी कहते हैं, आदि इसी कैटेगरी में आते हैं। इसको नोट करिएगा दोस्तों, इसको नोट करिएगा बेटा। अगर हम 500 ग्राम पानी में नमक, अरे बेटा हम अभी बताएंगे आपको, इसका भी आंसर देंगे। बात ग्राम की नहीं होती बेटा। आप जो ये मात्रा सोचते हो ना, कम मात्रा, मतलब मात्रा के हिसाब से आपके दिमाग में ग्राम ही आता होगा, पर ये मोल के हिसाब से देखी जाती है, मोल के हिसाब से। किसके हिसाब से? मोल के हिसाब से। और आज मैं आपको ना ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें आप लोग कहोगे कि भाई मजा आ गया। विलेय और विलायक को पहचानने का एक तरीका बताऊंगा जिसमें मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? देखते रहो आप अभी। आज तुम्हें मैं दिखा दूंगा भाई, बस तू 2 मिनट के लिए इसको नोट कर लो पहले, सांद्रता को। इलेवेंथ की कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। 12th की क्लास, 12th की नोटबुक अलग होनी चाहिए भाई, मिक्स नहीं होनी चाहिए। 12th में नोट्स की, कॉन्सेप्ट की, जो मैं क्लास में करवाऊंगा पीवाईक्यू वगैरह, उसकी नोटबुक एक रखनी है। और एक नोटबुक आपको ऐसी रखनी है जिसमें आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है? जो आपके मॉड्यूल से होमवर्क दिया जाएगा, मॉड्यूल आपका बेटा ये रहने वाला है, ठीक है? मॉड्यूल इस प्रकार से दिखेगा। तो मॉड्यूल से जो होमवर्क दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है? जब टेस्ट पेपर दोगे तो टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, वो सारे के सारे आप उसमें लिखना, ठीक है? नमस्ते नमस्ते भाई और बहनों, लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सांद्रता पदों के बारे में। 11वीं क्लास में हमने भिन्न भिन्न प्रकार की सांद्रता पद पढ़े होंगे। चालू करते हैं दोस्तों, सांद्रता पद जिनको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉन्संट्रेशन टर्म्स कहते हैं बेटा। अब यहां पर देखिएगा, कॉन्संट्रेशन टर्म्स में, ठीक है, सांद्रता पदों में कॉन्संट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोलरता के बारे में, मोलरता को अंग्रेजी में कहते हैं मोलैरिटी। क्या कहते हैं? मोलैरिटी। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोल इसके बेटा, विलेय के मोल ऊपर लिखते हैं यानी सोल्यूट के, और विलयन का जो आयतन है वो नीचे रखते हैं लीटर में। और इसका जो मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा, मात्रक, इसका जो मात्रक होता है बेटा मोलरता का, वो मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है बेटा? मोल
प्रति लीटर, हिंदी में ऐसे लिखते हैं और अंग्रेजी में लिखे तो बेटा मोल प्रति लीटर ऐसे लिखना, ये मोलरता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरी सांद्रता होगी वो होगी हमारे पास मोललता। दूसरी क्या होगी बेटा हमारे पास मोललता, मोललता जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान रखना, विलेय के मोल और विलायक का भार चाहिए हमें, यहां पर विलायक का भार। इसके ऊपर ना आईआईटी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था और आप लोग कभी सोचोगे कि भाई इसके ऊपर भी आईआईटी क्वेश्चन पूछ सकती है, मैंने कहा बिल्कुल पूछ सकती है। अभी देखना आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा पीवाईक्यू। मोललता यानी मोलैलिटी जिसको हम कहते हैं विलेय के मोल और विलायक रहेगा किलोग्राम में। अब मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोगों को फॉर्मूले से मात्रक बनाना आता होगा, तो मुझे बताइए इसका जो मोल होगा उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा इसका मात्रक क्या होना चाहिए। डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा बेटा, डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो मेरे भाइयों, एक एक चीज लिखवाऊंगा। पहले फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा ना आपको कि यहां पर जितने भी सांद्रता पद होते हैं उनमें किसी एक की मात्रा नहीं होती, विलेय की मात्रा होती है विलयन के सापेक्ष। विलेय की तो मात्रा हुई मोल, भाई मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा, किसके सापेक्ष, विलायक के सापेक्ष। तो पहले तो मैं ये जो मैंने आपको लिखवाई है बेटा ये परिभाषा, इस परिभाषा को डीप डिटेलिंग, जैसे धुरंधर जैसा डीप डिटेलिंग करा गया है वैसे ही मुझे डीप डिटेलिंग से पढ़ाना पड़ेगा ना। तो मोल प्रति किलोग्राम, तो बेटा इसको आप लिखोगे मोल प्रति किलोग्राम, अंग्रेजी में लिखेंगे मोल किलोग्राम इनवर्स यानी प्रति किलोग्राम। बिल्कुल सही मैच हो गया भाई, गजब हो गया भाई साहब, आपने तो हद कर दी यार, मतलब खतरनाक हो यार आप, है ना, खतरनाक तो हो। तीसरा देखिएगा, अब हमारे पास है जी सामर्थ्य। क्या है दोस्तों, सामर्थ्य। सामर्थ्य को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ठीक है, अब सामर्थ्य होते हैं स्ट्रेंथ। तो यहां पर मैं बोलूं कि भाई इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार, वो भी ग्राम में, ध्यान रखना, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। यहां पे भी बेटा सापेक्ष मात्रा ही है, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो मेरा पहला तो बेटा यही रहेगा कि आपको यह बताना है कि इसका मात्रक को क्या है, मात्रक का आंसर बताइए बेटा, मात्रक। फिर परिभाषा तो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा भी, बनानी सिखा भी दूंगा परमानेंट। मैं हमेशा विश्वास करता हूं पढ़ाने से ज्यादा सिखाने पे, कि मैं आपको ऐसा कुछ सिखा दूं कि परिभाषा भी आपको याद हो जाए, न्यूमेरिकल भी आपको याद रहे। बहुत बढ़िया। तो यहां पर बेटा मोल प्रति किलोग्राम या मोल प्रति लीटर नहीं होगा, यहां पर अलग कहानी है। यहां पर कहानी होगी, ये भार है यानी ग्राम में, और ये क्या है, लीटर में। तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा ग्राम प्रति लीटर, जिसको आप लिखोगे ग्राम प्रति लीटर ऐसे करके, ग्राम प्रति लीटर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन यार, आग लगा दी भाई तुम लोगों ने तो यार। तो तीन सांद्रता पद तो बेटा ये हो गए हमारे पास। ठीक है, तीन सांद्रता पद ये हो गए बेटा हमारे पास, बेहतरीन। अब देखिए आगे, बहुत ठीक भाई, बहुत बेहतरीन। अब देखो बेटा चौथा जो सांद्रता पद है वो है भार प्रतिशत। इसको हम कहते हैं बेटा भार प्रतिशत। भार प्रतिशत का मतलब क्या है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं भार बटे भार प्रतिशत। अब इसका मैं एक बात बताता हूं, जब कभी भी ऐसा लिखा हो ना भार बटे भार प्रतिशत, तो जो ऊपर वाली मात्रा होती है यानी जो अंश होता है वो होता है विलेय का, और जो नीचे लिखा होता है नीचे, ठीक है, हर जो होता है यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है हमारे पास विलयन का। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा विलेय का भार ऊपर
और विलियन का भार नीचे। अच्छा, ऊपर का ग्राम में होगा तो नीचे का भी ग्राम में लेना है, ऊपर का किलोग्राम में होगा तो नीचे भी किलोग्राम में लेना है। और क्योंकि दोनों तरफ भार ही है बेटा, तो इसकी जो यूनिट है वो कट जाएगी, इसका मात्रक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रतिशत है तो आप यहां पर 100 से गुणा जरूर करेंगे। तो ये फॉर्मूला बनता है भार प्रतिशत का, ठीक है। फिर हमारे पास 5वें नंबर पर आता है बेटा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, अब ये जो आयतन प्रतिशत है इसको बोलते हैं आयतन बटे आयतन प्रतिशत। अब यहां पर मेरे ऊपर अगर आयतन है तो इसको लिखेंगे बेटा हम लोग आयतन किसका बेटा, विलेय का, बटे आयतन किसका बेटा, विलियन का, क्योंकि नीचे वाला विलियन का होता है। प्रतिशत है तो बेटा 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। प्रतिशत है तो बेटा 100 से गुणा करेंगे। अब जैसे आयतन प्रतिशत है, भार प्रतिशत है, एक होता है बेटा हमारे पास भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं भार बटे आयतन परसेंटेज। यानी ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला जो होगा वो तो होगा बेटा हमारे पास विलेय का भार, बटे आयतन जो होगा वो होगा हमारे पास विलियन का, और प्रतिशत है बेटा तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास भार आयतन प्रतिशत। बेटा 11th के बैकलॉग की अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो आपको अभी देखो, मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं, चाहे उसका में फिजिक्स हो और चाहे उसमें मैथमेटिक्स हो। 12वीं क्लास में जो इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक अध्यापक उसको पहले से ही, या जो भी पढ़ा रहे होंगे पहले ही उसको कवर करवा देंगे साथ साथ में, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को 12वीं की एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। और अगर आपको मान लो 12वीं क्लास ऐसा हुआ है कि भाई 12वीं क्लास के सारे टॉपिक कवर करने के बाद, ठीक है, हमने डीपीपी भी लगा ली और हमारे पास टाइम है, हम 11वीं का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को याद होगा आज हमारी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। तो पहली क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको एक ऑफर दिया गया था कि आपको 2026 बैच के, ठीक है, जो अर्जुना 1.0 2.0 बैच है उनका फ्री एक्सेस रहेगा आपके पास। और अगर आपके पास टाइम है, एक्सेस है, तो आप अर्जुना 1.0 से और 2.0 से बेटा पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो 11वीं का टॉपिक वहां कवर हो जाएगा। फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। मान लो इन फ्यूचर आपका दिसंबर के आसपास 12वीं का पूरा सिलेबस खत्म हो गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। जब सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग 11वीं का पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी देखो आपके रिजल्ट से बहुत ज्यादा मतलब रहता है। अगर कोई ये कहे कि भाई मास्टर को क्या चाहिए, तो मास्टर बहुत लालची होते हैं, मास्टर बहुत प्यार करने वाले होते हैं, और मास्टर जो है बहुत आत्मसम्मानी होते हैं। तो मास्टर का जो प्यार है, मास्टर का जो आत्मसम्मान है, मास्टर का जो लालच है, वो पता क्या है, आपका रिजल्ट लालच है। मास्टर ये चाहता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, वो ये चाहता है कि मेरा बालक जो है आईआईटी तक जाए, मेरा बालक जो है परफॉर्म करे, मेरा बालक 99 परसेंटाइल नंबर लेके आए, मेरा बालक जो है धरती में ऐसी आग लगा दे कि लोग कहे कि किससे पढ़े थे, तो वो फिर नाम कहे कि भाई साहब बाहुबली सर से पढ़े थे। तो मैं भी अपने लालच की बात कर रहा हूं और मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। दुनिया में हर अध्यापक यही चाहता है कि मेरे बालक आगे बढ़े, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी के बारे में बताऊंगा दोस्त, नॉर्मेलिटी के बारे में भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो आप। अब ये हो गई कहानी भार आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब एक और होता है बेटा 7वें नंबर पे 7वें नंबर पे आता है हमारे पास पीपीएम। पीपीएम को फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। देखो भाई मिलियन की शायद स्पेलिंग नहीं आती, क्योंकि मिलियन में पता नहीं कितनी जीरो आती होंगी, पर तुम्हारा भाई एक बात बोले, माना मिलियन देखे हैं, ठीक है, पर अभी पता नहीं कितना होता है, ठीक है। पीपीएम पार्ट पर मिलियन, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा कि भाई विलेय का भार बटे विलियन का भार, 1 मिलियन में 10 की घात 6, यानी 6 जीरो होती है तो 10 की घात 6 हमने लगा दिया, ठीक है।
ये हमारे पास फॉर्मूला होगा पीपीएम का। ये फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? पीपीएम का। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो गया भाई? पीपीएम का। अभी मैं आप लोगों को इतनी डीप डिटेलिंग में समझाऊंगा ना भाई, इस बार मेरा मन है यार लक्ष्य बैच से ने आपको बताऊं, मैं आपको जो भी अर्जन उसका जनवरी अटेम्प्ट हुआ था ना, जनवरी अटेम्प्ट में आपको पता होगा कि हमारे पास ना प्रयास के बच्चे भी जेई दे सकते हैं, और जो करंट एकदम लक्ष्य बैच में होते हैं, 12वीं कर रहे होते हैं, वो बच्चे भी आपका वो दे सकते हैं, क्या बोलते हैं, जेई दे सकते हैं। जनवरी वाले अटेम्प्ट में जो ज्यादातर रिजल्ट आए, जो ज्यादातर अच्छे परसेंटाइल आए, वो लक्ष्य बैच से आए। किससे आए? लक्ष्य बैच से। हो सकता है प्रयास वालों के भी आएंगे, अभी आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो बच्चा करंट में पढ़ रहा होता है ना, कोई चीज 12वीं साथ साथ कर रहा होता है, उसका रिजल्ट सच में बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर टाइम रहता है। उसने 11वीं में प्रॉपर टाइम दिया 11वीं को, 12वीं में वो प्रॉपर टाइम दे रहा है 12वीं को, ठीक है। और अगर नहीं भी दे रहा है तो कहीं ना कहीं 12वीं में बोर्ड्स की भी तैयारी करता है, तो दिमाग इतना एक्टिव होता है उसका, उसी टाइम के अंदर वो 11वीं 12वीं पूरा सिलेबस कवर कर लेता है। ठीक है, मैनेज तो हम करवाएंगे ना। 12th की आपको टेंशन नहीं लेनी, बस आपको रेगुलर क्लास लेनी है हमारी। हमारी क्लास आप डेली लेते रहो, 12th की टेंशन ही नहीं रहेगी। आपको लगेगा 12th का हर एक सिंगल टॉपिक, ठीक है, सर करवा रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक मैंने ये बात बोली नहीं ना, अब मैं आपको ये बात बोल देता हूं। आप किसी भी स्कूल में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी प्रदेश से हो, आप भले ही एवरेज हो या एवरेज से भी खत्म हो, लेकिन जो बच्चा ये क्लास रेगुलर मेंटेन करके रखेगा, हर दिन की क्लास हर दिन लेगा, मैं 2 और 10 दिन की बात तो नहीं करता, 2 महीने तक का समय मांगूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारी क्लास में हो सकता है टॉपर भी हो, नंबर 1 भी हो, नंबर 2 भी हो, लेकिन 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर तुम्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। तुम्हारे अध्यापक, स्कूल वाले अध्यापक कहेंगे कि यार तेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया, ठीक है, तू पहले तो इतने क्वेश्चन नहीं करता था, लेकिन अब तुझे कैसे आंसर पता लग गया। वो टीचर बोर्ड पे कुछ लिखेंगे ना, उससे पहले ही तुम्हारा दिमाग चलेगा और तुम आंसर निकाल लोगे, ठीक है। और ये बात मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम भले ही अभी किसी नंबर पे हो, अपने अपने स्कूल के तुम टॉपर बनोगे, अपने अपने स्कूल के। और टॉपर देखो, मैं ये नहीं कहता हिंदी की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की। मान लो तुमने हिंदी में नंबर कम लिया है तो टॉपर नहीं बन पाए, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। अपने अपने स्कूल में केमिस्ट्री में तुम टॉपर बनोगे, मेरी वादा है, ठीक है। आज से पहले बनाए हैं और अब फिर बनाऊंगा। प्रथम क्लास यूट्यूब पर है, इसके बाद जो अन्य क्लास होंगी, आगे की क्लास होंगी, वो ऐप के अंदर रहेंगी। अब ये मत सोचना कि सर हमने तो पैसे दिए हैं, ठीक है, हमने पैसे दिए हैं तो हमें भी, और जो जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं वो यूट्यूब पर देखेंगे, इसका मतलब तो फिर हम क्यों पैसे देंगे। देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए चीजें आपकी ऐप पर ही होंगी, ऐप पर ही अनाउंसमेंट आया करेंगी, ऐप पर ही कम्युनिटी पोस्ट में, अनाउंसमेंट में आपका टाइम टेबल आया करेगा, टेस्ट प्लेनर हुआ करेगा, डीपीपी मिला करेगी, क्लास नोट्स मिला करेंगे, सब कुछ आपको ऐप पे ही मिलेगा। ये पहली क्लास है जो आपकी यूट्यूब पर है, ठीक है। इसके बाद जो इसके आगे की क्लास होंगी केमिस्ट्री की, वो सारी की सारी क्लास आपकी ऐप पर होंगी। हर सब्जेक्ट की पहली पहली क्लास केवल आपकी यहां पर होंगी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11वीं बर्बाद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11वीं बर्बाद है तो मन में यह है ना कि मैंने लॉस करा है कुछ, अब मैं आग लगा दूंगा, है ना। आधे बच्चे तो ये होते हैं जिन्होंने 11वीं बर्बाद भी कर रही होती है और उनको ये पता ही नहीं कि हमने बर्बाद क्या कर दिया। लेकिन जिस बच्चे को ये अपनी कमी का पता है कि मेरी 11वीं बर्बाद है, मेरा 11वीं में ये टॉपिक वीक है, इसका मतलब है कि वो बच्चा अपने आप को जानता है, वो अपने आप को पहचानता है, उसको अपनी कमियों का पता है। और जिसको अपनी कमियों का पता होता है बेटा, वही अपनी कमियों पे काम करता है। और जब ये कमियों पर काम होता है ना, तो आप देखना जो आपकी आज कमजोरी है, यही आगे चल के आपकी जो है मजबूती बनेगी और आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। अब देखिए भाई आगे, यह है पीपीएम पार्ट पर मिलियन। अब मेरा आप लोगों से एक और क्वेश्चन है भाई, देखो ध्यान से यहां पर। एक होता है हमारे पास मोल प्रभाज। पहले तो आप ये समझना, मान लो A प्लस बी कोई दो चीज है, एक विलेय है एक विलायक है, जिनको घोलकर आपने विलियन बनाया। A प्लस बी या और भी हो सकता है, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, उनको घोलकर आपने विलियन बनाया। तो आपको अगर मोल प्रभाज निकालना हो बेटा, क्या निकालना हो?
मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को मैं x से डिनोट करूंगा। अगर आपको A का मोल प्रभाज निकालना है तो आपको A के मोल लिखने पड़ेंगे ऊपर, और टोटल मोल, टोटल मोल का मतलब होता है A प्लस B के मोल, कुल मोलों को लिखना पड़ेगा नीचे। और अगर आपको B का मोल प्रभाज निकालना हो बेटा तो B के मोल लिखोगे आप ऊपर, और नीचे लिखोगे कुल मोल, यानी A के भी मोल प्लस B के भी मोल। और एक खास बात ध्यान रखना, किसी भी विलयन के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी प्रणाली के लिए, जितने भी मोल प्रभाज होते हैं ना किसी भी पदार्थ के, उन मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। अगर मान लो मैं XA प्लस XB को जोड़ लूं, यानी दोनों के मोल प्रभाज को जोड़ लूं, A को भी और B को भी, A को भी और B को भी, तो यहां पर आप देखोगे एलसीएम समान आएगा। आप लिखोगे इसको ऐसे Na प्लस NB प्लस NB बटे Na प्लस NB, ठीक है। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ऊपर आएगा बेटा मेरे पास Na प्लस NB, नीचे हमारे पास एलसीएम आ गया, लघुत्तम समावर्तम आ गया बेटा, ठीक है। लघुत्तम क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम को एलसीएम ही बोलते हैं ना भाई, मेरा थोड़ा सा अंग्रेज टाइप आदमी हूं भाई मैं। अब भाई एलसीएम से ये कट गया पूरा, कटने के बाद हमारे पास आया 1, तो ये प्रूफ हो गया कि किसी भी मिश्रण के अंदर जो मोल प्रभाजों का योग होता है वह सदैव 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रख लेना भाई, और यहां तक नोट कर लेना भाई, ठीक है। हाँ 12th के साथ बिल्कुल जेई हो सकती है, 12th के साथ बिल्कुल जेई होगी। अभी देखना, ये मैं पढ़ा तो ऐसा रहा हूं जैसा 11वीं का टॉपिक हो, है ना। अभी भी आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, पर मैं अभी आपको जेई के 2 क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा, देखते रहना आप। अभी किस्मत की बात है भाई। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज का मतलब होता है मोल अंश, मोल अंश। जैसे मान लो एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, 5 उनमें लड़कियां हैं और टोटल 20 है, और 15 लड़के हैं, ठीक है। 5 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। तो अगर लड़कियों का मोल अंश पूछे, लड़कियों का प्रभाज पूछे, तो आप लड़कियों की मात्रा 5 बटे कुल 20 में से 5, तो मोल प्रभाज या मोल अंश का मतलब होता है टोटल की अपेक्षा में किसी चीज के कितने, ठीक है। तो अगर ए का मोल प्रभाज निकालना है तो टोटल मोलों में से ए के मोल कितने, ठीक है। और अगर बी का मोल प्रभाज निकालना है तो टोटल मोलों में से बी के मोल कितने, ठीक है। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। अब देखिए भाई आगे, ये आप लोगों को पता लग गया दोस्तों। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, एक होता है घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी ये फॉर्मूला होता है बेटा भार, किसी भी पदार्थ का भार बटे आयतन, ठीक है। भार बटे आयतन, और इसका जो मात्रक होगा भाई, मात्रक वो ग्राम पर ml होगा या किलोग्राम प्रति लीटर होगा। घनत्व का मतलब होता है बेटा भार बटे आयतन, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। और एक बच्चा कह रहा है सर जी एक और होती है सांद्रता पद, उसको भी बता देते, नॉर्मलता। तो भाई बिल्कुल नॉर्मलता के बारे में बता देता हूं। नॉर्मलता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, ग्राम तुल्यांक लिखते हैं विलेय के। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या है, ये सब मैंने आपको वैसे पढ़ाया था और अभी फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब नॉर्मलता निकालना मैं सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और यहां लिखेंगे आयतन, ठीक है, विलियन का लीटर में, यह है नॉर्मलता। अब मेरा आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन है, जो मतलब सिंपल क्या 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सांद्रता पद है भाई, ठीक है। फॉर्मेलिटी भी होता है, फॉर्मेलिटी भी होता है, मैं जानता हूं। फॉर्मलता वो फॉर्मूले के ऊपर होता है, बस उसमें क्या होता है कि भार, जहां पर हम मोल निकालते हैं ना, भार बटे अणुभार, वहां पर अणुभार ना होकर फॉर्मूला भार होता है। और बाकी फॉर्मेलिटी जो है वो
अच्छा वाला सांद्रता पद नहीं है, वो बदल सकता है, ठीक है। हाँ, वो बदल सकता है, अच्छे वाला नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई हर जगह आप फॉर्मेलिटी पूछी हो, आप पिछले 10 सालों में उठाओगे, फॉर्मेलिटी का कोई पूछता नहीं है, पर फिर भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना आप, क्योंकि मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि फॉर्मलता और मॉलरता में अंतर क्या है। अब देखिए बेटा आगे कहानी। एक क्वेश्चन था, एक बार इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन था, पूरा आराम से पढ़ना, देखना, सब लोग एक्साइटेड होना आंसर देने के लिए। हाँ भाई, अगर तुमसे आईआईटी का क्वेश्चन हो जाए तो मतलब जान लगा देनी चाहिए। अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, केवल फॉर्मूले लिखवाए हैं, और केवल डीप डिटेलिंग के साथ मैंने क्या करा है, डीप डिटेलिंग के साथ, जिसको बच्चे आज तक सांद्रता सांद्रता कर रहे थे, केवल इस शब्द को मैंने समझाया है कि भाई सांद्रता का अर्थ क्या है। मैंने बोला है विलेय की विलायक अथवा विलयन के सापेक्ष मात्रा को सांद्रता कहते हैं, और सांद्रता को व्यक्त करने वाले जो होते हैं, करने के लिए जिन पदों का प्रयोग करते हैं, उन्हें सांद्रता पद कहते हैं। केवल इतना बताया बेटा मैंने। मोल अंश फिर से समझाऊंगा मेरे भाई, मोल अंश फिर से समझाऊंगा, बेफिक्र रहे। देखो क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। निम्नलिखित में से उन इकाइयों की संख्या जिनका उपयोग विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखो यहां पर द्रव्यमान प्रतिशत यानी भार परसेंटेज, मोल लिखा हुआ है, मोल अंश लिखा है यानी मोल प्रभाज, ठीक है, और मोलरता, पीपीएम और मोललता। इनमें से आपको छांट के ये बताना है कि सांद्रता को कितने पद व्यक्त करते हैं, सांद्रता को। अब आपको लग रहा होगा भैया ये तो आसान बात है, तो हम आपको बताना चाहेंगे बाबू हमारे सिस्टम ना पोल में भी आते हैं, मतलब पोल भी चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया था, ये आया था पूर्णांक वाला, जिसका आंसर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो, पूर्णांक का आंसर होगा। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, हम आपको सोचने पे पूरा टाइम दे रहे हैं 60 सेकंड का, और हमने पोल स्टार्ट कर दिया है। अपना अपना आंसर अपने पोल में दे दीजिएगा, ठीक है। ओके बाबू, क्लियर है, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। कुछ लोग तो सोचे होंगे कि भैया क्या फीचर है जी, ये इतना अच्छा फीचर कैसे मिल गया। आ गया, लाइन लगा दी, लगा दी, धर्राट खा रहे भाई, 5। देखिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो द्रव्यमान प्रतिशत में ऊपर भी भार आता है, नीचे भी भार आता है, फिर 100 से गुणा होती है ना, यानी दोनों चीजें हैं। मोल में क्या होता है बेटा, भार बटे अणुभार होता है, पर यह भी विलेय का है, भार भी विलेय का होता है, अणुभार भी विलेय का होता है। इसमें विलायक, इसमें विलायक या विलयन तो आया ही नहीं, और जब इसमें बेटा विलेय और विलायक या विलयन आया नहीं, तो मोल जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता। मोल केवल पदार्थ की मात्रा को बताता है, मोल जो है सांद्रता पद को व्यक्त नहीं करता। मोल अंश, मोल प्रभाज का फॉर्मूला देखिए आप, मोल प्रभाज का फॉर्मूला देखिए बेटा आप। मोल प्रभाज के फॉर्मूले में किसी पदार्थ के मोल भी हैं और कुल विलयन के मोल भी हैं। टोटल मोल का मतलब ही होता है कुल मोल, है ना, विलयन के मोल। अब देखिए आगे, कहां गया क्वेश्चन, मोलरता आ गया, मोलरता आ गया। अब देखो यहां पर एक तो हो गया ये, 2 हो गया बेटा ये, 3 हो गई मोलरता, ठीक है, 4 हो गया पीपीएम, 5 हो गया मोललता। तो बाबू लोग 5 आंसर आपका मैक्सिमम आएगा, और जिसमें ओ माय गॉड 100% बच्चों का आंसर करेक्ट है यार। मतलब लक्ष्य के बच्चे इतने खतरनाक है क्या, हिंदी मीडियम के बालक, अरे गजब यार, 100%, मतलब हर बच्चे का आंसर करेक्ट है भाई। जिसमें अरुण खत्री, करणी प्रताप सिंह, लीलाधार सोनी, कृष्ण कुमार ने 1 मिनट के अंदर आंसर दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया लीडर बोर्ड यार, गजब। और विजेता जो है इसके कृष्ण कुमार बनते हुए, ठीक है,
चलिए, अरुण खत्री, लीलाधार सोनी और कर्णी प्रताप सिंह, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। अब देखो भाई आगे इस तरह के पोल आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे की नेक्स्ट है, पता है क्या है, कभी कभी ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले सुनना मेरी बात को डिटेल में, डीप डिटेलिंग होगी बेटा, डीप डिटेलिंग, ठीक है। पहले क्या पूछा जाता है, देखो कभी कभी इस प्रकार का, ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई इतने सालों से पढ़ा रहा हूं ना कि मुझे पता है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी वह पूछ सकता है कि कौन सा सांद्रता पद, कभी कभी वह पूछ सकता है कि कौन सा सांद्रता पद तापमान पर निर्भर करता है अथवा कौन सा तापमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, निर्भर नहीं करता। मतलब ये क्वेश्चन के पूछने का तरीका हो सकता है, ठीक है बाबू। ये बाबू लोग समझे ना हम क्या बोले। तुम्हारे चक्कर में हमको भी भैया पूरा एकदम हिंदी से अलग अलग टाइप का लैंग्वेज आ गया है, ठीक है, कि भाई कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं। अब मेरी बात सुनना, यहां पर आसान क्वेश्चन नहीं है और केवल रटना भी मत। आप लोगों को मैं ट्रिक बताता हूं बेटा, कोई भी सांद्रता हो, किसी भी प्रकार की सांद्रता हो, ठीक है, कोई भी सांद्रता हो, ठीक है, नोट पॉइंट समझना यहां पर, ट्रिक समझ लो या बेटा, वो यदि किसी सांद्रता पद के फॉर्मूले में आयतन V दिखाई दे तो वह सांद्रता पद, ठीक है, यदि किसी सांद्रता पद को के फॉर्मूले में आयतन दिखाई दे तो वह सांद्रता पद ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। अब दूसरा, और यदि V यानी आयतन न दिखाई दे तो वह सांद्रता पद ताप पर निर्भर नहीं करता। अब इसकी थोड़ी डीप डिटेलिंग करते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को ना ये बात पता होनी चाहिए, मतलब 5 शब्दों का आंसर पता होना चाहिए कोई भी टॉपिक को हम पढ़ें, वो चीज क्या है और वो चीज क्यों है। बच्चों ने अधिकार है कि भाई अगर मैंने लिखवाया ये टॉपिक तो आपको क्वेश्चन करना है क्यों है भाई, ये आयतन का खेल क्या है भाई, है ना, आयतन क्या खेल करता है, तो बताता हूं मैं आपको। आप मुझे बस इतना बताओ बेटा, आप मुझे इतना बात बताओ बस, अगर तुम मुझे बता पाए, आपने देखा है कोई भी द्रव हो, जब वो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई तापमान होता है। क्या होता है? कोई ना कोई तापमान होता है। मानते हैं आप ये बात? आप कहोगे हाँ सर मानते हैं। अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो भाप के रूप में कन्वर्ट होगा, यानी उस पदार्थ का जो आयतन है वो बढ़ेगा या घटेगा?
मुझे बताइए बेटा, अगर हम ताप में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात यह है, आयतन में परिवर्तन होगा। कभी कभी आप बच्चों ने यह भी देखा होगा अपनी लाइफ में कि अगर मान लो, मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर मैंने यहां पर पानी भरा हुआ है और ये पानी का तल है, जो आप देख पा रहे होंगे पानी का तल है। अगर मैं इस पानी को एज इट इज फ्रिज में रखाऊं और इसको मैं बर्फ बनने के लिए छोड़ दूं, फ्रीजर में रखाऊं, तो इसका जो मिनिस्कस है, ये जो ऊपर का तल है, ये ऊपर की तरफ उठने लगता है ना, ऊपर की तरफ उठने लगता है। अर्थात अलग ताप पर ये नीचे है। जैसे ताप मैं कम करूंगा या ज्यादा करूंगा तो कहीं ना कहीं आयतन में परिवर्तन आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं बेटा आयतन में परिवर्तन आता है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है बेटा। यदि किसी सांद्रता पद के फॉर्मूले में आयतन होगा, ठीक है, तो समझो ताप के बदलने पर आयतन बदलता है। अब आयतन के बदलने पर क्या हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। आप लोग खुद देखिए, मान लो मोलरता का फॉर्मूला है, मैं ये नहीं कह रहा कि आयतन बढ़ाया घटा, पर आप सोचिए अगर आयतन का मान चेंज करेंगे अंश बटे हर, तो मोलरता का मान चेंज होगा कि नहीं होगा? यस और नो? मोलरता का मान चेंज होगा या नहीं होगा? आपको सर बिल्कुल होगा। तो इसीलिए मैंने ये ट्रिक लिखवाई बेटा, इसीलिए मैंने ये ट्रिक लिखवाई। यदि किसी सांद्रता पद के फॉर्मूले में आयतन दिखे तो समझ जाना वो ताप पर निर्भर करता है। अब जितना मैंने ये लिखवाया उसको मैं ब्रैकेट में थोड़ा समझाने के लिए लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं फॉर्म ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख देता हूं बेटा। मोलरता, टेम्परेचर, डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है डिपेंडेंट, निर्भर करता है क्योंकि आयतन है। यहां मोल है, यहां क्या है बेटा? अर्जुना भी बेटा जल्द शुरू होगा दोस्तों, अर्जुना भी जल्द शुरू होगा। देखो यहां पर हमारे पास विलेय है, यहां पर भार है, आयतन नहीं है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, कि निर्भर नहीं करता तापमान पे। यहां आयतन आ गया सामर्थ्य में, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट। लिखते जाइएगा भाई, लिखते जाइएगा दोस्तों नोट्स में साथ साथ, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है 2023 या 24 में, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। आपको लगता होगा कि भाई इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, तो बहुत आसान बात है दोस्तों, डीप डिटेल करके पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन नहीं कि तुम कर ना पाओ। ये मत सोचना आईआईटी तुम्हारे लायक नहीं है, या पता नहीं आईआईटी तो बहुत बड़ी चीज है हम नहीं कर पाएंगे, ना 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 ना, सब कुछ सोच के ऊपर निर्भर करता है। जो डर गया वो मर गया, समझे? जो डर गया वो मर गया, लेकिन जिसने ठान लिया बस समझ लो उसका उत्थान हो गया। ऐप पर बेटा पहली क्लास नहीं चलती है, पहली क्लास हमेशा यूट्यूब पर चलेगी। अभी जब मैथ्स की क्लास होगी आप लोगों की 6 बजे, वो भी बेटा यूट्यूब पर होगी। ठीक है, जो कल फिजिक्स की क्लास होगी वो भी यूट्यूब पर होगी। उसके अतिरिक्त जैसे फिजिक्स की पहली क्लास, केमिस्ट्री की पहली क्लास, मैथ्स की पहली क्लास यूट्यूब पर होती है, और उसके बाद सारी ऐप पर होती है। ठीक है, तो पहली क्लास है इसीलिए यूट्यूब पर है। यूट्यूब पर इसलिए होते हैं ताकि दुनिया को पता लग जाए कि लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है, लक्ष्य बैच वाले बच्चों ने हुंकार भर चुके हैं और आरंभ हो चुका है एक नई जर्नी का। इसलिए बेटा जिसको यूट्यूब पर करते हैं। अब देखो आगे, अब यहां पर देखो भार प्रतिशत वाले फॉर्मूले में ऊपर भी भार है नीचे भी भार है, आयतन आया ही नहीं। जब आयतन आया था नहीं तो बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये तापमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आयतन प्रतिशत में आयतन आ गया तो टेम्परेचर यानी तापमान डिपेंडेंट, तापमान पर निर्भर करता है। यहां आयतन आ गया बेटा तो तापमान डिपेंडेंट आ गया बेटा, तापमान पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद देखिए बेटा पीपीएम में, फिर उसके बाद देखिए पीपीएम में, यहां पर ऊपर भी भार है नीचे भी भार है, आयतन नहीं आया तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कि तापमान पर निर्भर नहीं करता, तापमान पर निर्भर नहीं करता। आप मोल प्रभाज के फॉर्मूले में देखो,
मोल है, नीचे भी मोल है, कहीं पर आयतन नहीं है। तो जो मोल प्रभाज होते हैं ना, मोल प्रभाज, वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है बेटा, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता मोल प्रभाज। नोट कर लिया भाई ये। और नोट करने के बाद आगे मैं और भी, अभी मैं और डीप डिटेल में चलूंगा, ठीक है। अब नोट्स भी बनवाऊंगा और पीवाईक्यू भी करवाऊंगा। मतलब मैं सीधा टारगेट भाई साहब, सीधा टारगेट बोर्ड्स और जेई, बोर्ड्स और जेई। देखो आगे, अब मेरा ये क्वेश्चन है घनत्व और नॉर्मलता। फॉर्मूला आपके सामने है, भार बटे आयतन, ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। क्या घनत्व और नॉर्मलता ताप पर निर्भर करते हैं? हां है तो जल्दी से हां लिखिए, ना है तो बेटा कमेंट में लिखिए ना, फटाफट फटाफट। तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। ये बात मैं अपने बालकों के लिए बोल रहा हूं। तुम लोगों को पढ़ाना, तुम लोगों से बात करना बड़ा मजेदार होता है, ठीक है। ऐसा लगता है तुम लोगों को पढ़ाने के बाद जिंदगी एकदम सफल है। बहुत बढ़िया भाई, करते हैं करते हैं बाबू लोग। घनत्व जो है निर्भर करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और यहां पर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बहुत सही, करता है। अब इतना नॉलेज आप लोगों ने गेन कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक मैंने आपको लगा कि मैंने आपको पढ़ाया हो? है बाबू लोग, बताना मेरे को, अभी तक आपको लगा कि मैंने पढ़ाया हो? मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, पर मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। और सिखाने के पर्पज से एक आईआईटी का क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिया। अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा, और देखना मजेदार क्वेश्चन होगा, क्योंकि भरोसा पूरा सिखाने पर है। परमानेंट चीजें याद होनी चाहिए। 2024 का क्वेश्चन है भाई, 2024 का क्वेश्चन है। और क्या लिखा है बेटा? वह राशि जो तापमान के साथ बदलती है, अर्थात जो तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो तापमान पर निर्भर करती है। अब डीप डिटेलिंग फॉर्मूले समझा दिए, ट्रिक समझा दी। अब आईआईटी का क्वेश्चन है। अब तुमने आईआईटी का क्वेश्चन कर लिया तो भाई बेटा बोर्ड्स तो फिर तुम्हें लगेगा कि आसान ही है फुल। ई बाबू, ये तो गजब हो गया, सब समझ में आ रहा है। वह राशि जो ताप पर निर्भर करती है, ट्रिक मैंने आपको समझाई है कि वह राशि वो होगी जिसमें आयतन दिखता हो। आप लोग जानते हैं मोलरता का जो फॉर्मूला होता है ना, बाबू लोग सुनिए, मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, मोल बटा आयतन होता है। भार परसेंटेज का भार बटे भार गुणा 100 होता है, ठीक है। मोललता का मोल बटे भार होता है। मोल अंश का किसी का एक, किसी के भी मोल और टोटल मोल होते हैं। आयतन आपको केवल मोलरता में दिखेगा, आयतन केवल आपको मोलरता में दिखेगा। ये सब दिमाग की स्पीड के साथ चलता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आईआईटी में इतना खतरनाक क्वेश्चन आएगा? आते होंगे, पर मैं ये भी कहता हूं कि स्मार्ट क्वेश्चन भी आते हैं। मेहनत जरूरी है आईआईटी के लिए, पर स्मार्टनेस भी जरूरी है। ये पार्ट तुमने पढ़ा तो 11वीं में भी होगा, ठीक है। चाहे भले ही तुम्हारी 11वीं बर्बाद हो, फॉर्मूला तो देखा होगा, पर डीप डिटेलिंग के साथ जब मजा आने लगता है ना फॉर्मूले को, अच्छा फॉर्मूले में इतने रहस्य की बात छुपी है, ओहो। देखो अभी तक हमने फॉर्मूले का प्रयोग करके न्यूमेरिकल नहीं करे, हमने अभी तक कुछ बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करी। केवल फॉर्मूले के अंदर जो रहस्य छुपे हैं, आईआईटी उनसे भी क्वेश्चन पूछता है। और आप लोगों ने करके देखा 90%। पहले वाले क्वेश्चन में तो 100% करेक्ट था, और मुझे लगता है कि 90% बच्चों का आंसर इस बार भी करेक्ट होगा। 90% बच्चों का आंसर इस बार भी करेक्ट होगा। अरे ये तो फिर से 100% हो गया बाबू, ये तो गलत बात है जी। सारे लोग आप 100% सारे करेक्ट करेंगे क्या? मतलब मुझे लक्ष्य के बच्चों में इस बार आग दिख रही है भाई। इतनी आग अभी तक के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ।
जो 100% आंसर वो करेक्ट पहले लगातार देते हो। ग्रेट यार। ग्रेस्पिंग आप लोगों की अल्ट्रा लेवल है। ग्रेस्पिंग का मतलब समझते हो ना, समझने की जो ताकत है, पकड़ने की जो कॉन्सेप्ट को पकड़ने की जो ताकत है, वो इस लक्ष्य बैच में सबसे बेस्ट है। तो अरुण खत्री नंबर 1, करनी प्रताप, कृष्णा कुमार, अंकित भरद्वाज और भाई लीला द्वार सोनी और परासून। बाकी लीडर बोर्ड पे देखते हैं भाई कौन विजेता है। अरुण खत्री इस बार फिर से जीतते हुए और कृष्ण कुमार और करनी प्रताप सिंह। बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। अब देखिए आगे, इतनी बात हम पढ़ लिए हैं, अब तुम्हारा मन करेगा कि सर ये तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, पर और अब हमको और थोड़ा डीप डिटेलिंग करके बताइए, मोलरता वोलरता का परिभाषा वगैरह बताइए यार, है ना। आज मैं आपको परिभाषा याद करवाना नहीं सिखाऊंगा बेटा, परिभाषा को बनाना ही सिखा दूंगा कि परिभाषा को बनाना कैसे है। देखिए अगला टॉपिक हमारे पास आएगा जी, मोलरता, जिसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। देखिए फॉर्मूला तो सबको आता ही है, ठीक है, फॉर्मूला तो सबको आता ही है बेटा। क्या होता है मोलरता का फॉर्मूला? मोलरता का फॉर्मूला होता है विले के मोल, ध्यान रखना, और विलियन का आयतन चाहिए हमें लीटर में, ठीक है। और इसका जो मात्रक है वो भी आप लोग जानते ही होंगे, वो क्या है बेटा? वो है हमारे पास मोल प्रति लीटर। अब मेरा यहां से एक सिंपल क्वेश्चन पता क्या है, मैथ्स वाले बच्चे हो आप, आईआईटी के बच्चे हो, यदि हम लोग ऐसा कर लें कि जो विलियन का आयतन है उसको 1 लीटर मान लें कि 1 लीटर है, तो इसके अंश बटे हर में 1 आएगा। मोलरता हो जाएगी विले के मोल के बराबर। कब? जब आयतन 1 लीटर हो, जब आयतन 1 लीटर हो। और यहां से जो परिभाषा बनेगी ना, परिभाषा मोलरता की, वो परिभाषा सुनना क्या है बेटा, कि 1 लीटर आयतन में, ये आयतन किसका है बेटा? विलियन का। तो हम लोग कहेंगे बेटा 1 लीटर विलियन लिखता है, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, ध्यान रखना, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या, क्योंकि देखो ये क्या है, विले के मोल है बेटा, है ना। विले के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ही हुआ है कि ताप पर निर्भर करती है, ठीक है, अयोगात्मक भौतिक गुण है, जितने भी सांद्रता पद होते हैं वो अयोगात्मक भौतिक गुण होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ा नहीं जा सकता। तो देखिए बेटा यहां पर सबसे पहले परिभाषा क्लियर, सिस्टम हैंग हो चुका है, सिस्टम क्लियर, क्यों दोस्त लोगों? ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं मोलरता में, परिभाषा में। अब बात आती है कि इनके ऊपर सर फॉर्मूले के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते होंगे। पहले तो बताऊंगा बेटा मैं वो उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा जो फॉर्मूले से सीधा सीधा हो जाते हैं, ठीक है, फॉर्मूले से सीधा सीधा हो जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे फॉर्मूले, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनमें आप लोगों को कोई बहुत तगड़ा फॉर्मूला तो याद नहीं करना, लेकिन उन क्वेश्चन को पूछने का तरीका ऐसा होगा कि आप लोग या तो उनको गलत करोगे या सोच नहीं पाओगे। पर मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। जब मैं आपको सिखाऊंगा ना, और एक आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा, मैं आपको भी देखना भी थोड़े 1-2 दिन के अंदर मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगा
कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो बोर्ड्स का हो, चाहे जेई मेंस का हो, चाहे जेई एडवांस का हो, अगर वो विलियन का क्वेश्चन है, विलियन चैप्टर का क्वेश्चन है, सांद्रता पदों का क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे उसमें कुछ मान दे भी ना रखे हो, तब भी याद रखना वो तुम कर लोगे। ठीक है, तब भी याद रखना वो तुम कर लोगे। ये करने के बाद अब तुम जरा ये बात सुनो भाई कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूले पर सीधे 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 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला टाइप तो यही हो गया बेटा। आप कहोगे सर जी वो कैसे, देखो बस ये फर्क होगा, ध्यान रखना, जो आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, मोलरता के फॉर्मूले में या तो मोल होंगे विलेय के या आयतन होगा विलियन का लीटर में। ठीक, आप लोगों ने कभी कभी किसी क्वेश्चन में मोल नहीं दे रखा होगा, लेकिन आपको एक बात पता होगी दोस्तों कि मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, भार बटे अणुभार। तो इस वाले फॉर्मूले को ना, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा अपडेट कर लेना। कैसे? मोलरता में लिखना आप भार बटे अणुभार, पर यह होना चाहिए हमारे पास विलेय का, ध्यान रखना, या मोल अलग से निकाल लेना, 1 बटा आयतन विलियन लीटर में। ठीक है, और अगर कभी भी ऐसा हो बेटा आयतन मिलीलीटर में दे रखा हो, मिलीलीटर में, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। अगर आपने यहां पर मोल ले रखे हैं तो फॉर्मूला तो बेटा बस सिंपल यही होगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन करके देखने हैं आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं। मैं देखता हूं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान रखिएगा भाई, आपके सामने है, तैयार कर दूं क्या क्वेश्चन? आपके सामने है क्वेश्चन जो आईआईटी 2024 में आया है। बहुत सारे बच्चों को यह लगता होगा कि आईआईटी के क्वेश्चन हम कर नहीं सकते, हम लोगों तो बस ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही गांव में पैदा हुए हैं, टाइम पास करने के लिए जन्म लिया है हमने, तो हमारे बस की बात कहां है आईआईटी। मैंने कहा कि बेटा बाहुबली सर तुम्हें जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मतलब मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, आजकल मुझे बच्चों ने एक नया नाम दिया है सरपंच का। ठीक है, तो बाबू लोग, मैं तो उदाहरण भी, जैसे कहता ना किसी कोई टॉपिक कराया और छोटा सा उदाहरण दिया, मेरे तो टॉपिक में भी आईआईटी का कोई पीवाईक्यू मिलेगा तुम्हें। ठीक है, कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा उदाहरण नहीं मिलेगा। तो जब उदाहरण का लेवल ही आईआईटी का क्वेश्चन है और जब मैं डीप डिटेलिंग करके क्वेश्चन कराऊंगा, तो तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा जो स्तर है ना, वो यहां से यहां जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखे तुम्हारे पास क्या है, 500 ml जल में 5.84 ग्राम 85 ग्राम NaCl वाले एक जलीय विलयन की मोलरता m बतानी है, क्या होगी? मोलरता बतानी है, क्या होगी? ठीक है, 2026 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक से ज्यादा विकल्प हैं, तो 60 सेकंड का समय दूंगा, फटाफट करिएगा। अर्जुना का बैच लॉन्च हो चुका है, आप लोग बैच खरीदिए और पहली क्लास होने से पहले जो ऑफर हैं वो ले लो, ऑफर का लाभ उठाओ। और बैच आपकी क्लास जो है अप्रैल के आखिरी वीक में स्टार्ट हो जाएगी लगभग, मुझे जहां तक अनुमान है। ठीक है, क्योंकि अप्रैल का सेकंड वीक तो चल ही रहा है, ये बस एक हफ्ता बीच में है, फिर चौथे वीक में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आंसर आ गया है बी, चेक करता हूं भाइयों, क्योंकि देखो अगर मैं NaCl का अणुभार निकालूंगा तो मैं इनको जोड़ के निकाल लूंगा। मुझे पता है कि जो मोलरता का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोलैरिटी किसकी बेटा जी, NaCl की मुझे निकालनी है, तो मुझे भार बटे अणुभार इसका रखना पड़ेगा NaCl का, क्योंकि ये विलेय है, गुणा 1 बटा आयतन
मुझे किसका रखना पड़ेगा, विलियन का रखना पड़ेगा, किसमें, लीटर में। तो बाबू भार दिया है इसका 5.85 बटे में अनुभार कितना होगा बेटा इसका, अनुभार होता है इसका 58.5 गुना विलियन का जो आयतन है वो 500 ml है। अब 500 ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा, है ना, ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा, या फिर वो 1000 ऊपर चला जाए, ठीक है, या फिर वो 1000 ऊपर चला जाए, यानी 500 यहां पर 1000 यहां पर, तो वही एक ही बात बनती है। तो हम लोगों ने देखा कि 500 ही कम 500, 500 दूनी 1000। अब इसको पॉइंट को हटाओ, इसको हटाओ, तो नीचे एक जीरो जाएगी ऐसे, इससे कटेगा ये, तो ये आएगा 0.2 और यूनिट होगी बेटा इसकी मोल प्रति लीटर। तो 0 पॉइंट कहां दिया है हमें, बी में, तो आपने बी को टिक किया और आगे बढ़ा, यानी बी आंसर आया आपका। और इस बार 57.14% बच्चों का आंसर करेक्ट है। इसका मतलब न्यूमेरिकल आते ही कुछ बच्चों ने जल्दबाजी करी और ऐसे ही तुक्का मारने की कोशिश करी, जो कि आपको नहीं मारना है, क्योंकि आपके बैच की सबसे बड़ी खूबसूरती पता क्या है, आपके बैच में हर बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा फालतू की स्पैमिंग नहीं करना चाहता। आप लोगों को पता है कि हम किन गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोगों को पता है कि हमें अगर यहां से मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा जीवन यहीं पर काम वाम करने में, मजदूरी करने में निकल जाएगा भाई। और यह उम्र है अपने आप को तपाने की, क्योंकि जितना तपोगे उतना सोना बनोगे यार। बहुत बेहतरीन, ऐसे ही लगे रहिए प्लीज। तो इसमें कृष्णा, लीलाधार सोनी, अरुण खत्री और करणी प्रताप सिंह रेगुलर मेंटेन करते हुए अपनी लोग, मतलब बहुत बढ़िया बेटा यार। ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न तैयार है आपका, और इस बार क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। 2024 का क्वेश्चन है। इस बार मोलरता पहले से दे रखी है 0.35, आयतन दे रखा है 250 ml। जलीय विलयन तैयार करने के लिए आवश्यक सोडियम एसीटेट, जिसका अणुभार भी दे रखा है इन्होंने इतना है, हमें इसका भार बताना है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर अर्थात पूर्णांक वाला क्वेश्चन है। करके दिखाओगे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, पूर्णांक वाला क्वेश्चन है, करके दिखाओ भाई। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, डाल दिया। 1 सेकेंड, चलो 90 सेकेंड का समय दे देता हूं, आपको हल करना पड़ेगा और मुझे इस बार करेक्ट आंसर चाहिए। एक एक बच्चों से उम्मीदें हैं भाई मेरी, एक एक बच्चों से उम्मीदें हैं। आ गया, देखिए भार ज्ञात करना था दोस्तों हमको। अब अगर दशमलव नहीं लगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं बेटा, निकटतम पूर्णांक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे भरते हैं इसको भी अगर नहीं लगा। सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला है, अगर भार दे रखा है मान लो, है ना, तो हमें पता है भार बटे अणुभार, इसका भाई ये जो सोडियम एसिटेट आप कह रहे हो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सोडियम एसिटेट गुणा 1/आयतन, इसका बेटा जी सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन को मतलब विलियन को सॉल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर जब मान रखोगे आप, तो भार देखो, मोलरता हमें दे रखी है 0.35 बराबर, भार कितना दे रखा है बेटा वो तो ज्ञात करना है। अणुभार कितना दे रखा है बेटा, 82.02 दे रखा है, ठीक है। अब एक बेटा आयतन कितना दे रखा है दोस्तों, 250 ml। अब इसको 250 ml को लीटर में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप हल करो, अरे दीवानो 250 ही कम 250, 250 चौका कितना हो गया भाई, 100, मतलब 250 चौका 1000 हो गया। फिर भार ज्ञात करने के लिए आपको 0.35 की गुणा करोगे 82.02 और फिर उसको भाग कर दोगे आप 4 से,
तो देखिए भाई कितना आंसर आएगा, देखते हैं हम लोग। बाबू लोग चेक कर लेते हैं। तो ये मान आया बेटा 7.17 ग्राम। ठीक है, जब हम निकटतम पूर्णांक में रखते हैं ना बेटा, तो हम दशमलव से जो एकदम अगले वाला अंक है उसको देखते हैं। अब वो अंक क्या है हमारे पास, एक। एक अंक क्या है, 5 से छोटा। और जब कोई अंक 5 से छोटा होता है तो आप उसको रखो या ना रखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने केवल पूर्णांक में यही मान रखना है। ठीक है, वैसे इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो 7.17 है, पर यहां पर जब आप रखोगे पूर्णांक में तो आंसर केवल 7 होगा। आपने जो पोल में भरा होगा वो 7 भरा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी देखना है कि भाई जो आईआईटी का पेपर होता है उसमें ये जो पूर्णांक वाला जो सेक्शन है इसको भरते कैसे हैं। ठीक है, चलिए 7 आंसर एक भी बच्चे का नहीं आया, मतलब टाइम निकल गया था आपका, है ना 90 सेकंड तक टाइम निकल गया था, उसके बाद आपका आंसर 7 आया। चलो कोई बात नहीं भाई माफ करा तुमको, लेकिन आखिर में तुम लोगों ने 7 आंसर दिया, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ कुछ तो चलो समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब बाबू लोग एक क्वेश्चन और है, अगर आप लोगों ने कर दिया ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो जितना मैं क्वेश्चन लेके आता हूं प्रतिदिन, तो मैं चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको करें, अच्छे से करें। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आईआईटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है यदि कोई पदार्थ ए, बी और सी के मिश्रण के विलयन में घुला जाता है जिनके मोलों की संख्या क्रमशः Na, Nb और Nc है, तो विलयन में सी का मोल अंश यानी सी का मोल प्रभाज बताना है, क्या होगा। सी का मोल प्रभाज बताना है, क्या होगा। आपको इस बार केवल 45 सेकंड मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप इसका करेक्ट आंसर दें। भाई और बहनों फटाफट मैं चाहता हूं कि आप इसका करेक्ट आंसर दें। बहुत ठीक बाबू लोग, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। बहुत ठीक बेटा, आंसर आएगा बेटा बी, आंसर आएगा बेटा बी, बहुत ठीक। सी के मोल, सी का मोल चाहिए था, आप लोगों ने टिक करा, देखता हूं कितने बच्चों का आंसर करेक्ट है। 83.33% बच्चों का आंसर करेक्ट है। आधो लोग तुक्का ये भी मारा बेटा, बी का नहीं पूछा था, सी का मोल अंश पूछा था, तुक्का नहीं मारना होता। ठीक है, करनी प्रताप सिंह, लीलाधार सोनी, कृष्ण कुमार मेंटेन कर रखा है भाई इन्होंने, अरुण खत्री, अंकित भारद्वाज। तो करनी प्रताप सिंह फिर से 4 में से 4 करेक्ट है, लीलाधार सोनी ने 5 ऑप्शन करे भाई, 4 करेक्ट है, और अरुण खत्री बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। तो भाइयों आज के लेक्चर में मुझे आज्ञा दीजिए, ठीक है, और ऐसे ही जैसे कि ये देख रहे हैं ना, स्माइल करना है आपको अपने भाई के साथ, ये मैंने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। तो बहुत खुश है आज के लेक्चर के साथ। इसमें रिस्पॉन्स दिया मैंने, पीछे इसको सेट करा हुआ था कि बेटा पीछे रहना तुम और देखना कि तुम्हारे भाइयों में से कौन सही करता है कौन गलत करता है। तो ये बहुत खुश है बाबू, बहुत खुश है तुम्हें देख के, तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के ठीक है, बहुत खुश है ये, और तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये बहुत खुश है बेटा, राजी रहना। ठीक है, तो अगर इसका रिस्पॉन्स खराब आया, ठीक है, अगर ये डाउन हुआ, इसकी चेहरे की स्माइल ऐसी होनी चाहिए एकदम बढ़िया दंत मंजन के साथ
ठीक है, तो बहुत बहुत प्यार आप लोगों को बेटा। दोस्तों लव यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, मजे लेते रहें। मैं लास्ट में बोल रहा हूं, मैं आज आपको लेक्चर में एक होमवर्क दूंगा। मॉड्यूल आपका ये रहेगा, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप उसमें से कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं काम तो आप लोगों को करवाऊंगा ही, उसमें आपको बेफिक्र रहना है। पर हाँ, अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि हम कौन सी किताब लें, ठीक है, क्लास के साथ साथ कौन सी किताब से होमवर्क मिलेगा, किसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो बेटा ये आपके मॉड्यूल रहेंगे। मॉड्यूल बेस्ट है, ठीक है, इनमें से होमवर्क दूंगा और इनमें से पीवाईक्यू वगैरह सारे कराऊंगा। हो सकता है अतिरिक्त पीवाईक्यू भी कराऊं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और मौज लगा दी आप लोगों ने, बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।